नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट हम चैप्टर पे आते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मतलब प्रकाश की किरणें आ रही है और क्या हुई, एक पारदर्शी माध्यम से आई, दूसरे में जब प्रवेश की तो वो अपना दिशा को चेंज कर देती है, मुड़ जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब हम डिफिनेशन देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का क्या होता है, फिर हम फिगर के हिसाब से भी देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन मूर्ति कैसे है। ठीक है, एकदम पूरा अच्छा से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है। प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मतलब एक पारदर्शी माध्यम से गई, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश की, अपना दिशा चेंज कर ली, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, इस डिफिनेशन में दो वर्ड ऐसा है जिसके बारे में हो सकता है आप कंफ्यूज हो। जानते बहुत सारे हैं बच्चे होंगे जो जानते होंगे, लेकिन बहुत सारा का होगा कि ये दो वर्ड का मतलब क्या होता है। ये पहला वर्ड है कि पारदर्शी, देखिए पारदर्शी है, और दूसरा क्या है? माध्यम। ये पारदर्शी क्या होता है और माध्यम क्या होता है? पारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश इस पार से उस पार आसानी से हो जाए, उसे कोई रुकावट ना आए, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वायु क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है, इसमें प्रकाश जब जाती है तो कोई रोकने वाला होता है? नहीं होता है। कांच में जब प्रकाश जाती है इस पार से उस पार तो कोई रोकने वाला होता है? नहीं होता है, आसानी से जाती है। तो कांच, वायु, ये सब क्या हो गया? पारदर्शी माध्यम हो गया, जिससे प्रकाश आसानी से क्या होता है? इस पार से उस पार हो जाता है। दूसरा क्या है? माध्यम। माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश चलती है, जिसमें प्रकाश जिस माध्यम में, जिस रोड में प्रकाश चलती है उसे हम माध्यम कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं रोड पे, तो हम लोग का जो बाइक चलाने का माध्यम कौन सा होगा? कहाँ पे चला रहे हैं? रोड पे चला रहे हैं। इसी तरह जो प्रकाश चलती है वो क्या होता है? माध्यम में चलती है। वो बहुत सारा माध्यम होता है, कांच हो सकता है, निर्वात हो सकता है, और क्या हो सकता है? पानी हो सकता है। ये सब में प्रकाश चलती है। तो प्रकाश जिसमें चलती है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। एक एक वर्ड को क्लियर कीजिए, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं हो। मतलब जब आप वीडियो देखें तो लगे कि आपको हम कुछ सीखे हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं लगे, बस समझ में आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन फिगर के माध्यम से कैसे होता है, क्योंकि फिगर हम लोग का ज़्यादा, अगर फिगर के माध्यम से हम देखते हैं तो वो ज़्यादा हमारे दिमाग में रहता है। तो चलिए बिना समय का डायरेक्ट देखिए फिगर लेते हैं। एक माध्यम लेते हैं, ये वायु है। ये देखिए क्या है? ये वायु माध्यम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हवा भी बोलते हैं। और ये क्या है? ये एक रेखा है जिसका नाम हम ए बी रख दिए हैं। और ये क्या? इधर कांच माध्यम है। ये क्या है? कांच है। ये कौन सा रेखा है? ये क्या है? मतलब देखिए, ये वायु है, ये कांच है। तो वायु, हवा और कांच के माध्यम को अलग करने वाले रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं। ये क्या है? सतह है। कौन सा सतह है? हवा और कांच को अलग करने वाला ये सतह कहलाता है। क्योंकि ये, इसको मान लीजिए बॉर्डर आप, कि इस पार क्या हो गया? कौन सा माध्यम हो गया? हवा माध्यम हो गया। और इस बॉर्डर के इस पार कौन सा माध्यम हो गया? कांच माध्यम हो गया। समझ में आ गया इतना बात? अब देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। कोई किरण लेंगे एक ठो, तब ना अपवर्तित होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई किरण आ रही है, ठीक है, आ रही है, और क्या हुई? सतह से टकराई। मतलब ये वायु माध्यम से आई, और यहाँ के बाद अब ये कौन सा माध्यम में प्रवेश करेगी? मतलब इस बॉर्डर को पार करने के बाद कौन सा देश में प्रवेश करेगी? कौन सा माध्यम में प्रवेश करेगी? तो कांच माध्यम में। तो बोले थे कि एक पारदर्शी माध्यम से, ये वायु क्या है? पारदर्शी माध्यम है। जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में आएगा तो क्या होगा? दिशा परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस दिशा से आ रहे, तो यहाँ क्या होगा? दिशा परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं? एक पहले अभिलंब खींच देते हैं। यहाँ पे क्या है? एक अभिलंब खींच दिए, क्योंकि ये अभिलंब के अकॉर्डिंग ही क्या करता है? अपना दिशा को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ आई और अपना दिशा चेंज कर ली। यहाँ देखिए, इधर भी बढ़ा दीजिए अभिलंब को, क्योंकि दोनों माध्यम में होगा। तो ये क्या हुई? आई और अपना दिशा चेंज कर लिए। इसे देखिए, नहीं थोड़ा सा
ये क्या हुई, अपनी दिशा को ऐसे करके चेंज कर लिया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, कि एक पारदर्शी माध्यम से क्या है, ये वायु एक पारदर्शी माध्यम है, इससे प्रकाश की किरणें आ रही है और क्या हुई कि दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश की तो अपना देखिए दिशा चेंज कर ली। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आपको पूरा समझ में क्या आया हो, पूरा समझ में आया होगा क्योंकि पूरा डिटेल्स में बताएं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया कि दिशा परिवर्तन, मुड़ने की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब प्रकाश का अपवर्तन होता है मतलब जो ये आ रही है किरण, यहाँ से मुड़ रही है किरण, ये अभिलंब है, ये है, तो सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और उसका कोई परिभाषा भी होता है। जैसे हम प्रकाश का परावर्तन में भी पढ़े थे, है ना, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसी तरह इसमें भी नाम होता है कि जो किरण आ रही है उसको हम कौन सा किरण बोलेंगे, जो मुड़ के जा रही है कौन सा किरण है, ये जो खींचा गया है ये कौन सा किरण है, ये सारा कुछ देखेंगे और उसका क्या देखेंगे, परिभाषा भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला किरण जो है ये क्या है, देखिए हम यहाँ पे पहले लिख के रखे हैं सबका, ताकि आपको क्या है पूरा हम इसका परिभाषा बता सके। तो ये आपतित किरण क्या होता है, तो ये देखिए ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण आ रही है इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या, कौन सा किरण है, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है। तो हम आपतित किरण का परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो दो माध्यमों को अलग करने वाले पे, दो माध्यमों के अलग करने वाले सतह पर टकराने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये दो माध्यमों का अलग करने वाला सतह है और इस पे टकरा रही है किरण, तो ये कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। तो इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे जो किरण टकराती है उस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है, आपतन बिंदु। तो देखिए जो ये आपतित किरण आ रही है सतह के किसी बिंदु से टकराएगी ना, तो जिस बिंदु से टकराएगी उसी बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे टकराई तो इसी को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, ये कौन सा हो गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो इसका हम परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो आपतित किरण क्या है, आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से जिस बिंदु से टकराती है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्लियर, पूरा क्लियर हो गया। एक बार में नहीं आए तो फिर आपको दोबारा ये बात सुनना है तो समझ में आएगा। ठीक है, अब होता है अभिलंब। तो देखिए अभिलंब होता है कि जो ये सतह है, यानी कि दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है उस सतह पे क्या है, उस सतह पे खींची गई लंब रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये देखिए इस पे कौन सा लंब रेखा खींचा गया, ये, तो ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इसको एन से डिनोट कर दीजिए, ये क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके परिभाषा, दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। देखिए दो बिंदु को अलग करने वाली सतह है, इस पे एक लंब रेखा खींचा हुआ है, यही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्लियर। चलिए अब आता है अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। तो देखिए अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो मुड़कर जाने वाली किरण को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। मतलब यहाँ पे देखिए आपतित किरण ये आई और यहाँ से यहाँ पे क्या, यहाँ पे आके दूसरे माध्यम में प्रवेश की, तो यही क्या होगी, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर मुड़कर जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, यहाँ शायद हाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। तो ये कौन सा किरण हो गया, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण का सीधा सा परिभाषा है कि अपवर्तित किरण मुड़कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ये क्या है, मुड़कर जा रही है, अपवर्तित किरण हो गया। सीधा सिंपल सा डेफिनेशन है। अब आता है आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण
और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। देखिए ये क्या, ये अभिलंब है, ये क्या है, आपतित किरण है, इसके बीच देखिए ये कोण बन रहा है कि नहीं। देखिए मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते होंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है, इसे हम आई कोण कहते हैं, आई कोण कहते हैं। ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं हम, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। एकदम क्लियर है। देखिए परिभाषा कोई भी रटने का चीज नहीं है, खास करके फिजिक्स में। फिजिक्स तो रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें कितना रटिएगा आप, कितना दिमाग में हटाइएगा, इसको समझने का, कॉन्सेप्ट समझने का। एक बार जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप, हो सकता है हम इस भाषा में इसका परिभाषा दे रहे हैं, आप इसका अलग भाषा में भी परिभाषा दे सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं परिभाषा, मतलब जो आपको अच्छा वर्ड लगे सुटेबल उसका परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो डेफिनेशन था इसको हम आपको रटवा भी सकते थे, यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते, बोल देते कि ऐसा ये आपतित किरण होता है, आतेवन किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को, मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, इसको आप रट लीजिए, हो गया खेला। ऐसा भी कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ आप आए हैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट में ही समझ में आएगा तो कोई फायदा नहीं है। देखिए ये फिगर को अपने दिमाग में रखिए, इस फिगर को दिमाग में रखिएगा तो परिभाषा अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो बड़ा हो, मेरा मकसद क्या होता है कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो, जब आप आए हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए और पूरा सीख के जाइए। ये नहीं कि आधा आधा सीखे चल गए परिभाषा रट के, वो तो आपका बुक में भी दिया हुआ है, आप मेरे पास काहे लाइएगा पढ़ने के लिए, बुक से ही पढ़ के परिभाषा रट लीजिएगा और जाके छाप दीजिएगा वहाँ पे। तो मेरे पास आए हैं तो कुछ सीख के जाइए, कॉन्सेप्ट के आगे काम भी आए, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। ठीक है ना, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं घुमाते हम। तो क्या हो गया, ये आपतन कोण हो गया, इसका परिभाषा भी बता दिए कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब दूसरा क्या है, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो क्या है कि ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के, यहाँ पे देखिए ये अपवर्तित किरण है और यह अभिलंब है, इसके बीच एक कोण बन रहा है, इसे कोण बन रहा है, इसे हम अपवर्तन कोण बोलते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। तो इसका परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि अपवर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बन रहा है उसे हम कौन सा कोण बोलते हैं, तो अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये सारा परिभाषा समझ में आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि प्रकाश के चाल। मतलब प्रकाश क्या होता है कि अलग अलग माध्यम में चलता है, बताए थे कि कांच में चलता है, निर्वात में चलता है, वायु में चलता है, तो उसका चाल क्या होता है, मतलब वो किस स्पीड से चलती है। तो अलग अलग माध्यम है तो चाल भी क्या होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा तो चाल रहेगा नहीं। क्योंकि देखते होंगे हम लोग अगर बाइक क्या है हाईवे पे चलाएं तो क्या है कि उसमें अलग स्पीड से हम चला सकते हैं, गांव वाली कच्ची सड़क में चलाएं तो उसका क्या होगा, स्पीड कम जाएगा। इसी तरह प्रकाश होता है कि उसका माध्यम जब चेंज होता है तो उसका जो चाल होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो कितना चेंज होता है और कितना कितना प्रकाश की चाल है, चलिए हम देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है कि निर्वात या शून्य। निर्वात का मतलब समझते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं हो, ना वायु हो ना हवा हो, मतलब कुछ भी नहीं हो, निर्वात हो, एकदम शून्य हो। तो शून्य में प्रकाश की चाल माना जाता है कि सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग पहले भी कई बार सुने होंगे पिछले क्लासों में, या तो किसी से बोलते हुए भी सुने होंगे कि जो प्रकाश सबसे ज़्यादा शून्य में चलती है, निर्वात में चलती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो कितना होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। सोचिए कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है प्रकाश। कितना स्पीड से चलती होगी, सोचिए कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो 1 घंटा में कितना 60 या 70 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 70 किलोमीटर या 60 किलो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उससे कम ही ट्रैवल करते हैं। लेकिन प्रकाश देखिए, प्रकाश क्या है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। किस माध्यम में, तो निर्वात माध्यम में, शून्य में चलती है। ठीक है, तो प्रकाश सबसे ज़्यादा किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि 2 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलिएगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा सवाल उठ सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस माध्यम में है, माध्यम बताइए। तो कौन सा माध्यम आप बोलिएगा, निर्वात में है। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उठता है, दूसरा क्या है, पानी में। तो उससे कम क्या होता है, पानी में। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं प्रति सेकेंड, मतलब 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब इतना 2,25,000 किलोमीटर एक सेकेंड में प्रकाश कहाँ चलती है, किस में, पानी माध्यम में, मतलब वाटर में। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद वाटर। वाटर में पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि पानी, फिर इसमें भी दो क्वेश्चन हो सकता है कि वाटर का आप प्रकाश की चाल बताइए, वाटर में कितना होता है, और सबसे निर्वात के बाद किस माध्यम में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होता है, तो यही पानी में होता है। तीसरा हमारा क्या है, कांच में। तो सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होता है, कांच में होता है। तो कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड किस में होता है, कांच में प्रकाश चलती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम कौन सा माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो कौन सा माध्यम में है, कांच में है, ठीक है। आपको पता चल गया कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, एक जैसा प्रकाश का चाल होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का चाल हो गया। अब हम बार बार बोल रहे थे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, कि सघन किसको कहते हैं, विरल किसको कहते हैं। थोड़ा सा हम अपनी शब्दों में समझाते हैं, फिर हम किताबी लैंग्वेज में आएंगे कि सघन किसे कहते हैं, विरल किसे कहते हैं। सघन का मतलब देखिए, समझ जाइए कि जिसमें रुकावट कम हो। जब आप चलें तो आपको मतलब कि जो ठोकर होता है, जब आप बाइक से चल रहे हैं तो रास्ता में कम ठोकर मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादा ठोकर मिले तो सघन माध्यम, मतलब अब आप चले तो आसानी से चल सके, ठीक है, तो उसे हम विरल माध्यम बोलेंगे। और अगर आपको चलने में बहुत सारा रुकावट आए तो हम सघन माध्यम बोलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अब किताबी लैंग्वेज क्या है, सघन माध्यम। तो ये सघन माध्यम विरल माध्यम का जब भी हम बोलते हैं तो दो माध्यमों को कंपेयर करके बोलते हैं। ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं कि दो माध्यमों में बताइए कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है। मतलब अगर हम दो माध्यमों को कंपेयर करें, हम बोले कि पानी या कांच में कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है, ठीक है, तब पता चलेगा। ऐसे आप सिर्फ पूछिएगा कि पानी में कौन सा सघन माध्यम है कि विरल माध्यम, तो हम कैसे बताएंगे। हो सकता है वो जो हम सघन बोल रहे हैं और अगर दूसरे से कंपेयर करें तो वो विरल हो जाए। तो हमेशा कंपेयर में चलिए, तो दो माध्यमों को हम कंपेयर करके बताते हैं कि सघन को होता है और विरल कौन होता है। तो चलिए हम किसमें पानी और किसमें कंपेयर करते हैं, कांच में। पानी और कांच में हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा विरल है कौन सा सघन है, ठीक है। तो ये होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा ध्यान से कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ प्रकाश आसानी से और सबसे तेज गति से चले, हम उसे विरल माध्यम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि पानी और कांच में कौन सा विरल है। ये देखिए पानी गलत लिख दी, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे पानी और कांच में प्रकाश की चाल किसमें सबसे ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पानी कौन सा माध्यम है, तो पानी हम बोल सकते हैं विरल माध्यम है। किसके अपेक्षा, तो कांच के अपेक्षा, कांच के कंपैरिजन में। तो कांच कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। ऐसे कंपेयर करके बताना है। तो प्रकाश की चाल जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि प्रकाश की चाल जिसमें ज़्यादा होती है वो विरल माध्यम होता है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन माध्यम होता है, ठीक है। और हमेशा कंपैरिजन करके बताना है। हम ये दोनों में कंपैरिजन किए और बताए, ठीक है। अगर प्रकाश की चाल कम हो तो हम उसे सघन माध्यम कहेंगे, प्रकाश की चाल ज़्यादा हो जिस माध्यम में उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक बात हम हमेशा बोल रहे थे फर्स्ट कि प्रकाश के अपवर्तन में जब बता रहे थे कि एक पारदर्शी माध्यम से आता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में मुड़ जाता है। मुड़ने की क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। तो जो मुड़ने वाला क्रिया है वो आप में थोड़ा सा लगा हो कि किधर मुड़ना है। हो सकता है कि देखिए क्या है,
थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, दूसरा हम इसमें प्रवेश किया तो हम क्या कर रहे थे, इधर मुड़वा रहे थे, इधर मुड़ जाइए। तो आपका मन होगा कि नहीं हम इधर मुड़ जाएंगे, नहीं आपका मन होगा हम सीधे चल जाएंगे, नहीं आपका मन होगा कि इधर हम जाएंगे। तो किधर मुड़ेंगे ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये चलिए पता करते हैं कि जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो किधर मुड़ते हैं, जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो किस दिशा में मुड़ते हैं, और वही रूल फॉलो करना है हमेशा। तो चलिए पहले हम 3 माध्यम ले लेते हैं, ठीक है। एक कौन सा लिए, वायु लिए, कांच लिए, फिर वायु लिए। आपको ये तो अब पता चल गया कि कौन सघन है कौन विरल है। देखिए ये कौन सा वायु कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, अभी तुरंत बताए थे, ठीक है ना, विरल माध्यम है। और कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो देखिए यहाँ से जब प्रकाश की किरण आ रही है, क्या है, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, किस माध्यम से आ रही है, तो वायु माध्यम से। और वायु माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो वो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो पहले हम एक अभिलंब यहाँ पे खींच देते हैं। चलिए यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिए, यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिए, यहाँ पे देखिए अभिलंब एक खींच दिए। तो हम क्या बोले कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर ही मुड़ जाती है। देखिए अब ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ये अभिलंब है, इसी की ओर मुड़ जाएगी। क्या हुआ, इसी की ओर मुड़ गई, देखिए इसकी दिशा में मुड़ गई, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से मुड़ने की क्रिया करवा देते हैं। देखिए इसी की दिशा में मुड़ गई, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये मुड़ के क्या हुई, ये कांच माध्यम में है, अब ये यहाँ से क्या होगी, फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। कौन सा माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वायु माध्यम में। और वायु माध्यम कौन सा है, हवा का माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम में। तो जब कांच, और कांच क्या है, सघन माध्यम में है। तो पहला आपको पता चल गया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। दूसरा क्या है कि जब सघन से विरल में जाएगा तो किधर होगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो वो किस ओर मुड़ेगा। तो वहाँ फिर हम अभिलंब खींच देते हैं कि जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है, अभिलंब से पीछा छोड़वा लेता है वो, मतलब कि उससे दूर जाते हुए जाता है। तो पहले एक अभिलंब खींचेंगे यहाँ पे। चलिए एक अभिलंब खींच दिए, अभिलंब खींच दिए। अब देखिए ये क्या है, सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो सघन से विरल में जब जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। तो देखिए अभिलंब है ये, अब ये क्या होगा, दूर भागेगा, इधर चल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हम जब इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इसका यूज बहुत सारा होगा, ठीक है। तो एक बार सम अप कर देते हैं, हम क्या बताए इसमें कि जब क्या है, सघन माध्यम, जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करे तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करे वो अभिलंब से दूर भाग जाती है, ठीक है। इस फिगर को ध्यान में पूरा रखिएगा, फिर आपको डिफिनेशन जो है इसका परिभाषा कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको नहीं ध्यान में रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर रटना पड़ जाएगा आपको। बस इसको ध्यान रखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया कि प्रकाश की चाल क्या होता है, ये सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आए तो ऐसे तो 100% एक बार में ही आएगा। इतना स्लो बता रहे हैं, इतना डेप्थ में जाके बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर इतना धीरे क्यों बता रहे हैं। देखिए हम मेरा मकसद ये रहे कि जो मतलब तेज मेरे भाई सब हैं वही जल्दी सीख के सब, मतलब मेरा है कि जो कुछ भी नहीं जानते वो भी कुछ सीखे, ठीक है। तो उनको भी साथ में लेके चलना, छोड़ना तो नहीं है, ठीक है ना। तो सबको साथ में लेके चलना है। देखिए मेरा अगला टॉपिक क्या होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, ठीक है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये इसका परिभाषा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फिगर के माध्यम से रियल में पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, क्योंकि परिभाषा तो रट नहीं सकते, परिभाषा रटेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन फिगर ध्यान में रहेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा तो सीख लीजिएगा। देखिए तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले कांच की एक सिल्ली ले लिए,
और ये कांच माध्यम है, और ये कौन सा हवा माध्यम है, वायु माध्यम है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किरण क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब कांच से बाहर निकलती है फिर हवा में प्रवेश करती है तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक आपतित किरण आ रही है और क्या आ रही है, इससे टकराई, टकरा के क्या हुई, फिर दूसरे माध्यम, ये यहाँ आई है, फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये विरल माध्यम है, विरल से सघन में आ रहा है, तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। यहाँ देखिए एक अभिलंब खींच दीजिए, यहाँ पे ये एक अभिलंब हो गया, तो क्या हो रही है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा रेड वाला पेन ले लेते हैं। देखिए ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर ये मुड़ गई, ठीक है। अभिलंब से मुड़ के ये कांच माध्यम से फिर ये जब वायु माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी। यहाँ भी एक अभिलंब खींच दीजिए, यहाँ देखिए अभिलंब ये दूर भाग रही है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना तो समझ में आ गया जो हम पहले भी बताए थे। ये अब है क्या, ये देखिए जो आप आ रही है किरण को आपतित किरण कहते हैं, लिखा हुआ है। और जो ये आपतित किरण है, अगर ये इसका अपवर्तन नहीं होता तो सोचिए ये किधर से जाता। तो यहाँ देखिए ये अपवर्तन नहीं होता तो यहाँ देखिए सीधे यहाँ से क्या होता, यहाँ इसको आगे बढ़ाइए सीधे आता, ये देखिए इसको आगे धीरे से आभासी रूप से यहाँ बढ़ा है तो यहाँ तक आया है। अगर अपवर्तन नहीं होता, लेकिन अपवर्तन हुआ है तो, लेकिन हम देखते हैं इसको सीधे बढ़ा के यहाँ पे आए, फिर ये क्या किरण हुआ, यहाँ से अपवर्तन हुआ और फिर इसका अपवर्तन यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये किरण हुआ निर्गत किरण, और ये कौन सा किरण हुआ, आपतित किरण ही हुआ। देखिए यहाँ से जो आ रही थी ये आपतित किरण ही हुआ, भले इसका अपवर्तन हो गया और इधर मुड़ गया, लेकिन अगर ये नहीं मुड़ती तो ये सीधे आती है यहाँ पे, तो ये आपतित किरण हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका परिभाषा जो बताए थे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबवत दूरी है इसका, इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसको आप ए मान लेते हैं, इसको आप बी मान लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए और बी के बीच की लंबाई को हम क्या मान सकते हैं, ए और बी के बीच की लंबाई को हम क्या बोल सकते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। बस इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा बताने ले। अब एक छोटा सा टॉपिक और है कि क्या होती है कि जब कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुड़ती है, लेकिन जब कोई किरण क्या हो लंबवत आए, मतलब लंबवत एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आए तो उसका अपवर्तन कैसे होगा। देखिए जब कोई किरण लंबवत आती है, एक पारदर्शी आ रही है और ये क्या हुई दूसरे माध्यम में जब प्रवेश की तो बिना मुड़े निकल जाती है, मतलब उसका कहीं अपवर्तन नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई किरण लंबवत परपेंडिकुलर, जब कोई किरण लंबवत आए और वो क्या हो दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो उसका अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा नोट में करके, क्योंकि आगे हो सकता है इसका 2-3 जगह यूज हो जाए। बस है ना, बस एक बार देख लेते हैं और कि जब कोई किरण लंबवत सतह पर पड़े और दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना तक ही, और प्रकाश के अपवर्तन का और अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा हम लेंदी लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, फिर अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही नहीं है अपलोडिंग। ये तो अगर नहीं तो हमको भी लगता है कि हम सारा जो कंटेंट है आपको एक ही जगह प्रोवाइड कर दे, एक बार जब वीडियो पर आप जाएँ तो पूरा चैप्टर एक ही साथ पढ़ ले, लेकिन मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। हम क्या कर सकते हैं, ऐसा तो अभी कुछ वाईफाई का सुविधा भी नहीं है, राउटर भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास। सिम है सीधा, उसमें रिचार्ज करवा के अपलोड करते हैं। तो थोड़ा सा समझौता कीजिए, फिर देखते हैं आगे अपग्रेड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, लाइक तो कीजिए ही, और कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो किस तरह का लग रहा है और क्या क्या आपको और चाहिए। जो भी कुछ बोलना चाहते हैं आराम से उसमें बोल सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि अगर हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाना चाहिए। अगर आप 9वीं 10वीं में पढ़ती हैं तो ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।